नमस्कार, आप सभी को इतिहास पर संवाद एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं कोमल पांडे और मेरे साथ हैं डॉक्टर के सिंह सर, जिनसे आज हम वार्तालाप के माध्यम से ऋग्वैदिक काल के आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा सबसे पहले प्रश्न, आज हम सभी ऋग्वैदिक काल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऋग्वेद के बारे में पंक्तियाँ हो जाएँ। ओके, बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो विश्व को शांति का संदेश देने का काम ऋग्वेद की पंक्तियों ने किया। और इतना ही नहीं, हम क्यों भूल जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भगवान सूर्य से संबंधित देवी सवितुर को समर्पित यह मंत्र ऋग्वेद से ही तो लिया गया है। तो ऋग्वेद अपने आप में हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस देश से हैं, इस देश की परंपरा से हैं, उस देश की मिट्टी से हैं जहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई है। जी सर। सर, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? देखिए, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड एक्चुअली 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। मतलब 1500 BCE से लेकर के 1000 BCE के बीच तक ऋग्वेद काल को माना जाता है। लेकिन अभी हाल में कुछ खोज हुई है जिससे यह पता लगता है कि इसका काल और इसका जो समय का निर्धारण है, हो सकता है कि कुछ और भी पहले जाए। मतलब हो सकता है कि 2000 ईसा पूर्व जाए, 2500 ईसा पूर्व जाए। खोज चल रहा है, पुरातत्ववेदा इसमें काम कर रहे हैं, पुरातत्ववेता। सर, आर्य कौन थे और उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्य, बहुत खुशी की बात है कि आर्य हमारे पूर्वज थे, आपके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे और हम सभी के पूर्वज थे। ये बहुत ही खुशी की बात है। आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। आर्य जन के बारे में ऐसा माना गया है, हालांकि इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही है। बेसिकली कुछ मैक्स मुलर जो इतिहासकार हुए, उनका ये मानना है कि आर्य मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए थे। और कुछ इतिहासकार हैं जैसे गार्डन चाइल्ड हैं, वो कहते हैं कि रूस से आए थे, कुछ कहते हैं जर्मनी से आए थे। लेकिन इतना तो तय ही है कि जहाँ भी आर्यों का मूल निवास स्थान था, वहाँ से कई शाखाएं बनी। कुछ शाखाएं गई ईरान की ओर, कुछ शाखाएं भारत की ओर आई और कुछ शाखाएं अलग अलग दिशाओं में गई। तो हो सकता है कि वो जहाँ भी रहे हों, आर्य भारत की ओर आए, सप्त सिंधु के क्षेत्र में वो बसे, जहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज नदियों का क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने अपना फैलाव किया और सभ्यता का विस्तार किया। जी सर। सर, वैदिक साहित्य एवं इसकी रचना कैसे हुई? बहुत वैदिक साहित्य में ऋग्वेद तो सबसे पहला वेद आता है, जिसको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में रचा गया। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भी 3 वेद हैं जो उत्तर वैदिक वेद माने जाते हैं। लेकिन पहला वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद 1500 से लेकर के 1000 BCE के बीच में रचा गया, इसकी रचनाएं की गई। और क्या प्रश्न था, जरा फिर से दोहराएंगे आप? हमने ये पूछा था कि वैदिक साहित्य एवं इसकी रचना कैसे हुई? हाँ, वेरी गुड। दरअसल वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद आता है, तो ऋग्वेद की रचना कुछ ब्राह्मण परिवारों ने की। वो बेसिकली अरण्य में रहते थे, मतलब जंगल में रहते थे और आश्रम में रहते थे। और उन्होंने एक परिवार के बाद दूसरे परिवार को, दूसरे परिवार के बाद तीसरे परिवार को, पहले तो मौखिक रूप में स्थानांतरित हुई, बाद में उसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से, जो लेखन की क्षमताएं उपलब्ध थी, बाद में इसको लिखा भी गया और इस तरीके से वेदों की रचनाएं हुई। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन का स्रोत क्या था?
बेसिकली ऋग्वैदिक काल में तो सबसे पहला तो हम ऋग्वेद से ही हमें जानकारी मिलती है कि उस काल में क्या क्या कुछ किया गया। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण विशेषता मिलती है वो है चित्रित धूसर मृदभांड। मतलब मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जहाँ भी जिन क्षेत्रों में पेंटेड थे, चित्र बनाए गए थे कुछ अलग अलग जीव जंतुओं के, और जहाँ भी मिट्टी की खुदाई के बाद, एक्सकैवेशन के बाद वो मिले हैं, वहाँ पर एक समान परंपराएं पाई जाती थी। तो सबसे पहला तो हमें अध्ययन के स्रोत यही हैं मृदभांड। दूसरा कस्सी और मितन्नी अभिलेख है। अभिलेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। पहले के ज़माने में लोग पत्थरों पर खुदाई करके कुछ लिख दिया करते थे, तो 2 कस्सी और मितन्नी अभिलेख है। एक्सकैवेशन के बाद में भगवानपुरा में 13 जो है कमरों का बिल्डिंग मिला हुआ है। उस बिल्डिंग का भी अध्ययन पुरातत्ववेताओं ने करा है, और जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या स्थितियां थी, लोगों का खान पान क्या था, लोगों का व्यवहार क्या था, मनोरंजन के साधन क्या थे। ये कई सारी चीज़ें पता चली हैं और उसको लिपिबद्ध किया गया है, लिखा भी गया है। और बहुत महान परंपरा थी, अपने आप में लाजवाब परंपरा थी, हमें गर्व करने की तो ज़रूरत है। जी। ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से कहाँ तक थी? पहले तो जो मान्य उपलब्धि, जो मान्य बिंदु हैं, जो मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है कि मध्य एशिया से आए थे, जो सर्वमान्य है हम लोगों के बीच में, तो सबसे पहले पंजाब में बसे। पंजाब में झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज नदियों के बीच में, और सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वो थी सरस्वती नदी। इसलिए इसको हम सिंधु सरस्वती संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। और सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। मतलब नदियों में सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो इन क्षेत्र में आर्यों का बसावट हुआ, और बाद में 1500 ईसा पूर्व से 1000 के ईसा पूर्व के बाद में फिर धीरे धीरे वो और पूर्व की ओर आते चले गए, यहाँ तक कि उनका विस्तार गंगा की घाटी तक भी हुआ। मतलब पंजाब के क्षेत्र से लेकर के गंगा की घाटी तक उनका विस्तार हुआ, आर्यों का विस्तार हुआ। तो पंजाब से लेके आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि मध्य गंगा घाटी तक आर्यों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ऋग्वैदिक काल में वो वहां तक बसे। जी सर, क्या आप ऋग्वैदिक काल की राजनीति स्थिति के बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। ऋग्वैदिक काल में जो राजनीति का जो स्वरूप था, जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारा जो सबसे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल, कोशिका। तो उस समय की जो राजनीति थी, राजनीति में जो सबसे नीचे आता था वो आता था परिवार, जिसको हम कुल भी कहते हैं, फैमिली। कुल के ऊपर होता था ग्राम। ग्राम के जो मुखिया होते थे उनको ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। और ग्राम के ऊपर होता था विश। विश के मुखिया को विशपति के नाम से जाना जाता था। और विश के ऊपर होता था जन। जन के जो मुखिया होते थे, वो राजा होते थे, वो जनपति के नाम से जाना जाता था। और जो मुख्य रूप से राजनीति में सभा, समिति और विदध, ये 3 प्रकार के अलग अलग आप कह सकते हैं कि संस्थाएं थी जो राजा के चुनाव में भाग लेती थीं, वो राजा को चुनती थीं। इसके साथ साथ राजा को का जो पद था, पहले तो चुनाव के द्वारा राजा को चुना जाता था ऋग्वैदिक काल में, बाद में कालांतर में धीरे धीरे अनुवांशिक होता चला गया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं में बदलती चली गई। तो ये एक वहाँ पर परिवर्तन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि घोड़े थे, रथ मिले हैं, रथकार थे, लड़ाइयाँ होती थी, आपस में युद्ध होते थे। एक युद्ध के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक देखिए बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बनी है, और शायद बॉलीवुड के फिल्म निर्माता यदि इस पर काम करें तो बहुत अच्छा फिल्म बन सकता है। वो था दासराग्य युद्ध। दासराग्य युद्ध का मतलब होता है कि एक तरफ 10 राजा थे और दूसरे तरफ भरत वंश के राजा सुदास थे। उन दोनों समूह के बीच में लड़ाई हुआ। पुरु, इस तरीके के 5 राजाओं के 5 जन्य थे। इन 5 जन्य में ये 5 आर्य थे और 5 अनार्य। मतलब 5 आर्य 5 अनार्य एक तरफ, 10 राजा, और दूसरी तरफ भरत वंश के राजा सुदास। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन जीता होगा इस युद्ध में, 1 या 10? ज्यादा राजा हैं उधर।
अच्छा, तो दरअसल परिणाम बिल्कुल हम लोगों के जो विपरीत सोचते निकला। हैं विपरीत निकला। भरत वंश के जो राजा थे वो सुदास इसमें विजित हो गए और कैसे? ताकत उनकी ज़्यादा थी, सेना उनकी कुशल थी, ऐसा माना जाता है। और ऋग्वेद में वर्णन है पूरा का पूरा कि जो दूसरे तरफ जो 10 राजा थे उसमें पुरु सबसे ज़्यादा मजबूत थे, सबसे ताकतवर थे, और इधर भरत। हालांकि बाद में कालांतर में ऐसा वर्णन मिलता है कि भरत और पुरु वंश में बाद में मैत्री संबंध स्थापित हो गया और दोनों मिलकर के बने भरत, साथ में पुरु, दोनों मिलकर के बने कुरु। और वही कुरु का जो कुरुक्षेत्र था, जहां पर महाभारत के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, वो कुरुक्षेत्र उनका निवास स्थान था। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी, आप ऋग्वेद में पढ़िए। पुरुषनी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था और बहुत अपने आप में शानदार इतिहास है इसका। जी सर। इस समय की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी? सामाजिक स्थिति तो आप बिल्कुल परिकल्पना नहीं कर सकती हैं। परिकल्पना इन द सेंस कि सामाजिक सोशल स्टेटस, महिलाओं को समाज में सम्मान था। आप विश्वास नहीं करेंगी, लोपामुद्रा, सिक्ता, घोषा, अपाला, विश्वारा, ये सब महिलाएं थी। इन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखा है। इतना ही नहीं, समाज में बाल विवाह नहीं होता था, चाइल्ड मैरिज तब के समाज में नहीं था, आप इमेजिन कर सकती हैं। इसके साथ साथ महिलाओं का समाज में काफ़ी उच्च स्थान था। वो अपने पति के साथ में यज्ञ में भाग लेती थी। लड़कियों की शिक्षा के लिए, बालिका के शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं थी। यहाँ तक कि घर में लड़कियाँ कुंवारी भी रह सकती थीं, ऐसे लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। मतलब पूरी तरीके से लड़कियों का समाज में सम्मान था, महिलाओं का सम्मान था। और जो समाज की जो सामाजिक स्थिति थी, समाज में लोग मिल करके रहते थे। एक सवाल का जवाब मैं अपने आप से देना चाहूँगा, जैसे कि जिसको हम कहते हैं गोचर भूमि। गोचर भूमि का मतलब ये होता है कि जहाँ भी आर्य के जो गाय बांधे जाते थे उनको, उस स्थान को गोचर भूमि कहा जाता था। और एक जगह जहाँ बांधे जाते थे उनको गोत्र कहा जाता था। सामान्यतः शादी विवाह में आपने सुना होगा गोत्र कौन से गोत्र से हैं, आपको पता है गोत्र आपका कौन है? जी, मेरा गर्भ गोत्र है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से गोत्र का मतलब ये है कि कभी आज से 4000 5000 साल पहले उस समान गोत्र की जो गाय हैं वो एक साथ में बांधी जाती थी और आपस में वो भाई बहन माने जाते थे। ऐसे एक गोत्र में जो परिवार थे उनकी शादी नहीं होती थी क्योंकि वो भाई बहन माने जाते थे। तो ये गोत्र परंपराएं वहाँ पर प्रचलित थी समाज में। तो बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मैं तो चाहूँगा कि ऋग्वेद की ऋचाओं को लोग पढ़ें, उनकी पंक्तियों को पढ़ें, आत्मसात करने की कोशिश करें। और आपको बता दें, सती प्रथा भी नहीं थी तब के समाज में। विधवाओं का पुनर्विवाह भी था। यदि अचानक पति की मृत्यु हो जाए तो वैसे विडो रीमैरिज कर सकती थी। इससे ज़्यादा अच्छा समाज की परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। जी। सर, ऋग्वैदिक आर्यों की स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिकली? ऋग्वैदिक आर्यों की स्थिति, आर्थिक स्थिति कह सकते हैं। ठीक है। बेसिकली उनकी जो इकोनॉमी थी वो गायों पे केंद्रित थी। मुद्रा का तो आविष्कार हुआ नहीं था, मनी मतलब नहीं था उस समय। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हुआ करता था वो समाज में सबसे ज्यादा धनी माना जाता था। और आर्यों को सबसे ज्यादा डर लगता था पणियों से। पणी आय के आर्य समाज के जो गाय थे उनको वो चुरा लेते थे और साथ में साथ वो व्यापारी भी थे। इसलिए आर्य जो है हमेशा ये सोचते थे कि पणी से बहुत घृणा करते थे वो, क्योंकि वो चोरी का काम करते थे। और गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे जिसको गवेषणा कहा गया। युद्ध को गवेषणा कहा गया है ऋग्वेद में। मतलब जो बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे वो गायों पर अधिकार के लिए हुआ करते थे। जो खेत थी वो निजी संपत्ति नहीं थी, समाज का बराबर का अधिकार था। समाज का उस पे सभी लोगों का सार्वजनिक स्वामित्व था खेत के ऊपर। और व्यापार भी हुआ करता था समाज में लोग, लेकिन विनिमय पद्धति था, बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम था। किसी ने धान उपजाया, किसी ने, हालांकि उस समय जो ऋग्वेद में यौ का वर्णन मिलता है कि लोग, जिसको जौ आप कह सकते हैं, लोग जौ उपजाते थे और इस तरीके से उनका जीवन यापन लोगों का चला करता था। तो ये इकोनॉमिकली जो अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं टैक्सेशन के बारे में। टैक्स कंपल्सन नहीं था। टैक्स को अपनी इच्छा अनुसार लोग राजा को देते थे या अपने चुने गए मुखिया को देते थे। तो इस प्रकार से टैक्सेशन पे कोई दबाव नहीं था। टैक्स अपनी इच्छा अनुसार वो देते थे।
सर ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। धार्मिक स्थिति, धर्म, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। और मैं आपको बताऊं, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को मानना और कई सारे ईश्वर के समूह को मानना, ये दोनों परंपराएं प्रचलित थी। अब एकेश्वरवाद में प्रकृति की पूजा होती थी। आर्य जो प्राकृतिक देवताओं को अपने देवता के स्वरूप मानते थे और कुल मिलाकर के 33 देवी देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। और 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि उस समय का जो समाज था बहुदेववादी था, कई देवी देवताओं को मानता था। देवियों को भी बराबर का स्थान प्राप्त था। जैसे मैंने अभी जो ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र पढ़ा, तो इसमें भी देवी सवितुर का वर्णन है। तो मुख्य रूप से तो जो देव थे वो इंद्र थे, क्योंकि इंद्र का उल्लेख हुआ है लगभग में 250 बार से ज़्यादा इंद्र का उल्लेख हुआ है। 250 टाइम्स में इंद्र का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब इंद्र सबसे प्रतापी देवता माना जाता था। और इंद्र को कहा गया पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। तो इंद्र इतने शक्तिशाली राजा थे, उनका मान सम्मान इतना ज़्यादा था कि माना जाता था कि वो शत्रुओं के दुर्ग को तोड़ देंगे। इसके साथ दूसरे देवता थे अग्नि। आपने यज्ञ में सुना होगा कि यज्ञ में लोग घी चढ़ाते हैं, जौ चढ़ाते हैं और जो भी अपने प्रिय चीज़ है उसको यज्ञ में चढ़ाते हैं। तो राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ, जो लव कुश का घोड़ा छोड़ा गया था और भगवान श्री राम ने छोड़ा गया था और लव कुश ने कहा कि नहीं हम लड़ेंगे, तो अश्वमेघ यज्ञ का ही तो था। तो अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, ये सारे यज्ञ उस समय प्रचलित थे देवताओं को खुश करने के लिए। और देवताओं के पास उनकी मनचाही चीजें जाएंगी कैसे? अग्नि के माध्यम से। दूसरे जो देवता थे वो थे अग्नि। अग्नि के हवन कुंड में जो भी अपनी मनचाही चीज आप देवता को समर्पित करना चाहते हैं वो आप अग्नि कुंड में समर्पित करिए, और ऐसा माना जाता था कि वो देवताओं को मिलेगा। तीसरे जो देव थे वो थे वरुण। वरुण को माना गया है कि रीति का, प्रकृति का संस्थापक, संरक्षक या नियमों का, नैतिक नियमों का संरक्षक। तो वरुण का भी उल्लेख है इसमें। और बाद में ऋग्वेद में तो त्र्यंबकम का भी नाम है भगवान शिव का। आप देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुच्यते मामृतात्। महामृत्युंजय जाप ऋग्वेद। तो त्र्यंबकम का भी उल्लेख है उसमें ऋग्वेद में। तो बहुत ही महान परंपरा है और अपने आप में बहुत विशालतम परंपरा है। सभी को पढ़ना चाहिए। उसके जो आख्यान हैं, उसकी जो व्याख्याएं हैं, सबको पढ़ना चाहिए। सर एक सवाल और करना चाहूँगी। आपने मुझे कुछ समय पहले सीक्रेट ऑफ सनौली डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ बताया था, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों के साथ उसे शेयर करें। बहुत अच्छी बात है। दरअसल जब से डिस्कवरी पे मैं ऐड देख रहा हूँ मनोज वाजपेयी का सीक्रेट ऑफ सनौली, नो डाउट शानदार हीरो तो हैं ही हैं कला फिल्मों के, और बिहारी बाबू हैं। सबसे बड़ी बात है कि और क्या शानदार एक्टिंग करी है। मैंने देखा उनका पूरा का पूरा पिक्चर देखा। पूरे पिक्चर के बारे में तो व्याख्यान नहीं करना चाहूँगा क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति एवं इतिहास पर आप गर्व करेंगे जब ये पिक्चर आप देखेंगी। या कोई भी देशवासी, मुझे तो लगता है कि सरकार को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए और सब लोगों को ये पिक्चर देखना चाहिए। वास्तव में जो एक्सकैवेशन हुआ है 2005 में बागपत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक्सकैवेशन हुआ बड़े पैमाने पर, और वहाँ पर कई सारे ऐसे स्केलेटन बॉडी मिले जिनका कार्बन डेटिंग हुआ और वो पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। मैंने 1500 BCE की ऋग्वैदिक एरा की जो बात कही है, लगभग उससे भी पुरानी है कार्बन डेटिंग से जो स्केलेटन बॉडीज़ खोजी गई। और साथ ही साथ इतने अच्छे तरीके से दफनाया गया है बॉडी को, जैसे एक तखत पे रख करके रखा गया है और तखत के पाए पे तांबे का लेप किया गया है, कॉपर का, ताकि जो है बॉडी मिट्टी के संपर्क में ना आए और बॉडी नष्ट ना हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूर्वजों ने हमारी जानकारी के लिए इतने सारे उन्होंने सबूत और एविडेंस छोड़ रखे हैं
जिससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो और साथ साथ रथ मिले हैं, वाणाग्र मिले हैं, मतलब जो तीर और धनुष के जो है एविडेंस वो मिले हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं आप उसको महाभारत से जोड़ सकते हैं। महाभारत जैसी जो घटनाएं हुई थी जिसका वर्णन है महाकाव्यों में, और पूरे के पूरे उससे मिलते जुलते दृष्टांत के कई सारे एविडेंस मिले हैं। 2018 में ये सारे जो पुरातत्ववेता थे, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई की और पाया, और पूरा का पूरा लिपिबद्ध किया गया है। और मैं तो कहूँगा, पूरी कहानी तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं कहूँगा दर्शकों को कि आप जरूर देखिए, काफ़ी अच्छी पिक्चर है। और आप शुरू से लेकर के, डॉक्यूमेंट्री है दरअसल, कोई पिक्चर नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, और आप शुरू से लेकर अंत तक इसमें आप एंजॉय करेंगे। और भारतीय इतिहास से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें उन्होंने शुरुआत ही की है कि भारत सोने की चिड़िया थी और अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया के पर को कतर दिया और हमारे इतिहास को उन्होंने बदलने की कोशिश की। बाकी तो आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आप इसमें एंजॉय करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतने आसान तरीके से सब कुछ समझाया। और इसी के साथ मिलते हैं एपिसोड 3 में, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। सभी दर्शकों को धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।